बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी की। आपने देखा होगा कि जो अर्थ है हमारी, उसमें हर तरफ आपको क्या दिखाई देते हैं? अर्थ इज फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कोर एरिया ऑफ रिसर्च। कोर एरिया है ये रिसर्च का। तो जब इनको टोटल में स्टडी किया जाता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब ये ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग हो सकते हैं कि बाहर से देखने पे हम देख फील करते हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। साइज का वेरिएशन, कलर का वेरिएशन, हैबिटेट का वेरिएशन की एक्वेटिक हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। हैबिट्स की बात करें तो कुछ की ईटिंग हैबिट्स, कुछ इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, कुछ हर्बीवोर हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग फॉर्म में, वैरायटी में ये ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। और उनका जो सम टोटल है उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। जो ग्लोबल एस्टिमेट है कि प्रेजेंटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है ऑर्गेनिजम्स की वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, प्रेजेंट है। जिसमें से मेजर पार्ट जो है दैट इज एनिमल्स, 1.25 मिलियन एनिमल्स है। और एनिमल्स में भी अकेले इंसेक्ट्स जो कि आर्थ्रोपोडा का पार्ट है, क्लास है आर्थ्रोपोडा की, वो 1 मिलियन के आसपास है। रेस्ट आर द प्लेट्स। लेकिन जो ग्लोबल एस्टिमेट्स हैं वो इससे ज्यादा है। इट इज बिलीव दैट 12 टू 12 मिलियन जो स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की वर्ल्ड वाइड, वो मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारी स्पीशीज तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई है। डिस्कवर का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको स्टडी ही नहीं किया गया है, उनके बारे में पता ही नहीं। देखिए कितना फैसिनेटिंग, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम देखते हैं। तो इनको स्टडी करना, इनको एक प्रॉपर वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, कि आइडेंटिफाई करना, नेम देना और क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को, वो सारा क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। अब मान लीजिए आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, एक अननोन ऑर्गेनिज्म आपके आसपास आपको दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई ये किसके जैसा दिखता है। भाई ये तो बर्ड के जैसा है, बर्ड के जैसा भी है तो साइज कितना है? ये तो स्पैरो जितना है। उसका कलर कैसा है? बीक की शेप कैसी है ना। ये ऐसे कैरेक्टर्स के बेस पे आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई जब हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, हम एक कंक्लूजन पे जब आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसके बाद उसका नाम देंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे कि ये तो भाई, सपोज करो बर्ड में भी हमें लगा ये स्पैरो है, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? नोमेनक्लेचर। एंड फाइनली उसकी क्लासिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीन स्टेप में ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्लियर टू एवरीवन? तो जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज है। प्लेटो के टाइम से ये काम स्टार्ट हुआ। एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ जोलॉजी कहते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। थियोफ्रेटस, फादर ऑफ बॉटनी, एंड कैरोलस लीनियस, विच इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वहां तक ये कैरी ऑन हुआ। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जो हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स पे की जाती हैं। सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, इनके बेसिस पे हम इनको स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि भाई प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है, इनके बेसिस पे इनको स्टडी किया जा सकता है। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती है उनकी, उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज की जा सकती है।
इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर जो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, बेसिक प्रोसेस जो होती है स्टडी करने की, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन। अभी हमने बात करी थी आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की। उससे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, कि हम कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर को समझे, कि देखने में कैसा लगता है, मोर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करें कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक बार हम देखेंगे, तो वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन हम पे हम पहुंच जाए, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि भाई ये प्लांट है, तो प्लांट में एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल प्लांट है, मोनोकोट है, डाइकोट है, तो उस तरह का आइडेंटिफिकेशन हम कर लें। और उसके बाद जो प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, उनके साथ उसको कंपेयर करके उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दे, एंड फाइनली उसको नामकरण कर दे, भाई ये इसका नाम है ना। तो साइंटिफिक नेमिंग कर दी जाती है ऑर्गेनिज्म की। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये चार बेसिक स्टेप है बच्चों टैक्सोनॉमी के या टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की। ठीक है। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे मेथोडोलॉजीज डेवलप की या सिस्टम्स डेवलप किए, जिससे ये टैक्सोनॉमिकल प्रोसेसेस को इजी कर दिया। तो जो सबसे पहला और हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट था, इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, एंड इट इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, की प्रोसेस ऑफ असाइनिंग a standard name or scientific name to an organism is called nomenclature. बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स टू, ठीक है। तो दो पार्ट में ये प्रोसेस होती है। द नेम ऑफ स्पीशीज इज मेड बाय यूजिंग टू वर्ड्स, द जीनस एंड स्पीशीज डिस्क्रिप्शन। जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के नेम का, दैट इज जीनस नेम, एंड सेकंड पार्ट इज स्पीशीज एपिथेट। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जीनस को कंसिडर करते हैं और सेकंड पार्ट में उसकी स्पीशीज की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। अब साइंटिफिक नेम्स देने के लिए प्लांट्स को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर या ICBN। देखिए, ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर प्लांट के लिए 4 यूज किया गया है और एनिमल के लिए ऑफ होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे गलत करके आते हैं, आपको नहीं करना है। एनिमल्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बेसिक डिफरेंस किसका है, ऑफ एंड फोर का है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अब ये क्यों जरूरत पड़ी, ये जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर या नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिजम्स को। देखिए बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म का एक लोकल नेम होता है ना, या हम कह सकते हैं नेटिव नेम होता है, जो उसके आसपास यूज करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते। जैसे बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस तो साइंटिफिक नेम हो गया, इट इज साइंटिफिक नेम। लेकिन अगर मैं लोकल नेम की बात करूं तो इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पहचानते हैं। इसको कह देंगे आकड़ा, जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है जिसमें हरियाणा आता है, हरियाणा में इसको आकड़ा कह देंगे। राजस्थान में इसको आक कह देंगे। और अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ चले जाएं, MP में इसको मदार कह देंगे, मध्य प्रदेश में इसको मदार कह देते हैं। तो एक ही प्लांट के अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है।
ये तो मैंने सिर्फ एक कंट्री की बात करी, दुनिया में कितने सारे कंट्रीज हैं, वहां पे अलग अलग नाम होगा, है ना। तो सारे के सारे देश एग्री हुए टू अडॉप्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो कि फॉलो की जाए वाइल गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिजम्स, और वो क्या कहलाती है, टेक्सोनोमिकल स्टडीज, जिसमें नोमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो वो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नोमेनक्लेचर। तो हमने आईसीबीएन की बात कर ली फॉर प्लांट्स, हमने आईसीजेडएन की बात कर ली फॉर एनिमल्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, इसमें फोर यूज किया जाता है, इसमें ऑफ यूज किया जाता है। उसके बाद अगर वायरसेस की बात कर लेंगे तो आईसीवीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ, सिर्फ प्लांट में फोर यूज किया जाता है, ठीक है, ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरसेस के लिए आईसीवीएन, और आईसीसी आईसीएनसीपी, आईसीएनसीपी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर, सॉरी, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए आईसीएनसीपी। यहां मैं दोबारा से लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर, सॉरी, ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये तीन बेसिक थे, मेन थे, इसके साथ साथ ये वाला भी यूज किया जाता है। तो अब हम वापस से कैरोलस लिनियस पे आ जाते हैं, कार्ल वॉन लिन, जिसको हम कैरोलस लिनियस भी कहते हैं। तो दो कंपोनेंट मैंने बताए, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस का नेम है, जेनेरिक नेम है, और सेकंड जो पार्ट है वो स्पीशीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जो लीनियस ने नाम दिए वो सारे के सारे लैटिन में है, क्यों, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, तो उसमें अब बहुत सारे चेंजेस नहीं होते, इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये रूल्स की भी बात करूंगा, रूल्स भी आपको बताऊंगा। चलिए रूल्स की ही बात कर लेते हैं पहले हम। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, जहाँ पे दो कंपोनेंट या दो नेम सिस्टम क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें जो पहला पार्ट है, अब हम बात करते हैं मैंगो की। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो पहला पार्ट है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, दैट इज मैंजीफेरा। और सेकंड पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज एपिथेट या स्पीशीज को। तो मैंजीफेरा इंडिका जब हम बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड अब पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ मैं एक और चीज करने वाला हूं, मैं इसके आगे अगर लिख दूं लिन, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए, इसलिए अब बात करते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला रूल जो बच्चों होता है कि नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स जीनस नेम एंड सेकंड पार्ट शोज स्पीशीज एपिथेट। ये पहला रूल हो गया। सेकंड, जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जीनस का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड स्पीशीज नेम या बाकी का सारा जो पार्ट होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये सेकंड रूल हो गया इसका, ठीक है। तीसरा जो रूल होता है बच्चों कि जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन सेपरेटली, उनके बीच में गैप होता है। चौथा, दे आर इधर रिटन इन इटैलिक्स और सेपरेटली अंडरलाइंड, ऐसा नहीं कि एक साथ उनको अंडरलाइन कर देंगे। अगर हम उसको लिखना चाहते हैं तो या तो इटैलिक्स में लिख देंगे या फिर सेपरेटली उनको अंडरलाइन कर देंगे। हैंड रिटन कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पता ही ऑप्शन आता है, तो उसको इटैलिक्स में कर देंगे, है ना। तो ये रूल है। लेकिन जो लास्ट में मैंने लिखा है लिन, ये साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है। तो साइंटिस्ट के नेम को ना तो अंडरलाइन किया जाता, ना उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये दोनों वर्ड के लिए याद रखना, ठीक है। तो एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स की हमने बात कर ली कि दो पार्ट में नाम लिखा जाता है, पहला पार्ट जीनस, सेकंड स्पीशीज। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, दोनों को सेपरेटली लिखा जाता है, जीनस और स्पीशीज को। साइंटिस्ट का नेम स्पीशीज के नेम के बाद आएगा, उसको ना तो अंडरलाइन किया जाता है ना इटैलिक्स में लिखा जाता है।
अगर हैंड रिटन कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज के नेम को, और अगर टाइप है तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे बताइए, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं है? चले आगे, बताओ बताओ, चले आगे। मैंगो, मैंगो देख रहे हो? मैंगो से भी आगे भी नहीं, आगे चलना है कि नहीं चलना? चलिए, तो ये सारे के सारे रूल मैंने आपके लिए समराइज कर दिए। एक बार फिर से मैं रीड आउट कर देता हूँ कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिनाइज्ड और लैटिन फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेड लैंग्वेज है, याद रहेगा। डेड लैंग्वेज होने का फायदा ये है कि उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन a scientific name denotes the genus name, generic name, and second represents the species epithet। सेकंड रूल होगा, या इनफैक्ट रूल फर्स्ट है। जेनरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक नेम रिटन एज स्मॉल लेटर। मैंजीफेरा इंडिका की हमने बात कर ली अभी। बोथ द वर्ड्स इन साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड या फिर प्रिंट में इटैलिक्स में लिखेंगे। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम आफ्टर स्पीशीज एपिथेट नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म। लीनियस के लिए हमने लिन लिखा था, उसको ना तो अंडरलाइन करेंगे ना इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी क्यों किया गया, व्हाई ऑल दिस? मैंने बताया था कैलोट्रोपिस के एग्जांपल से कि एक तो ये कंफ्यूजन को दूर कर देता है। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल हैं, वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, तो इसलिए जो ये साइंटिफिक नेम्स हैं, चाहे आईसीबीएन के थ्रू, आईसीजेडएन के थ्रू, किसी के भी थ्रू भी हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी में वर्ड आता है टैक्सोन। अब टैक्सोनॉमी किसकी स्टडी हमें पता है? टैक्सोनॉमी स्टडी है, बताओ फटाफट, ऑलरेडी मैं बता चुका, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की, है ना? इसकी स्टडी है। तो आइडेंटिफिकेशन कि क्या है ये ऑर्गेनिज्म, नोमन सॉरी क्लासिफिकेशन की प्री डिफाइंड कैटेगरीज के बेसिस पे उसको अलग कर देना, एंड नोमेनक्लेचर में नाम देना, जो कि दो पार्ट में होता है, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये सारी स्टडी क्या होती है बच्चों? टैक्सोन होती है, ठीक है ना, सॉरी टैक्सोनॉमी होती है। तो टैक्सोनॉमी की जो यूनिट है जिसके बेसिस पे उनको अरेंज किया जाता है वो क्या कहलाता है? टैक्सोन। प्लूरल में उसको टैक्सा कह देंगे, सिंगुलर में उसको टैक्सा कह देंगे। तो दे आर यूनिट्स यूज इन साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। ये अरेंज होते हैं हायरार्की में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। तो ईच ग्रुप इज नोन एज अ टैक्सा, सॉरी अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो टैक्सोन। ठीक है, सो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या करती है? ये कैरेक्टराइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्लासिफिकेशन करेगी, नोमेनक्लेचर करेगी। और आजकल इसमें एक और वर्ड हमने यूज कर दिया है कि इन सब के अलावा कैरेक्टराइजेशन भी है इसमें। इसके अलावा ये क्या करती है? इट एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी, कि एंसेस्टर के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो अब जब ये कर दिया गया है कि टैक्सोनॉमी को हमने किसके साथ जोड़ दिया? फाइलोजेनिक के साथ, इवोल्यूशनरी स्टडीज के साथ जब जोड़ दिया, नाउ इट इज नोन एज सिस्टेमैटिक्स। अब इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन दोनों की जो कंबाइंड स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टेमैटिक्स। और जो सिस्टेमैटिक्स का कंसेप्ट है, सबसे पहले बच्चों सिस्टेमैटिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले दिया, ये भी लीनियस ने ही दिया। लीनियस ने क्या कहा कि सिस्टम या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का। तो लीनियस ने बुक लिखी थी, ये भी दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। सिस्टेमा नेचर एंड सेकंड बुक इज
स्पीशीज प्लैंटेरम, स्पीशीज प्लैंटेरम। ये 2 बुक लिखी इसने, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं है कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलें आगे। चलिए, तो ये देखिए, ये जो टैक्सा का अरेंजमेंट है, टैक्सोन का जो अरेंजमेंट है, कि कहाँ से शुरू किया था मैंने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो जो हाईएस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की, दैट इज नोन एज किंगडम। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। तो जिसमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स हो, जो आपस में सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकें, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ अ स्पीशीज। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इसमें स्पीशीज है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसमें जो सिमिलरिटीज है वो होंगी, दैट इज नोन एज जीनस। एग्जाम्पल इज पैंथेरा। अब पैंथेरा में देखिए 3 चीजें आ जाती है। पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। तो पैंथर, टाइगर एंड लायन, जीनस तीनों का सेम है पैंथेरा, लेकिन स्पीशीज तीनों की अलग अलग है। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। उसके बाद क्लोज रिलेटेड जेनरा मिलके क्या बना देंगे, क्लोज रिलेटेड जेनरा फॉर्म्स फैमिली। जैसे जीनस है सोलेनम, पिटोनिया, धतूरा, तीनों जीनस अलग अलग हैं लेकिन उनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर्स मेक्स द ऑर्डर। अब ये कन्वोलेसी, सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली किसके अंडर आ जाती है, पॉलीमोनियल्स की। इसी तरह क्लास, बहुत सारे ऑर्डर्स, प्राइमेटा, कार्निवोरा, किसमें आ गए, क्लास मेमेलिया। अलग अलग क्लासेस जिसमें, ये देखिए आप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे। क्लास मेमेलिया, पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, सारे कोर डेटा में आ गए। उसके बाद हाईएस्ट में होगा किंगडम एनिमिलिया, सारे के सारे एनिमल, किंगडम प्लेंटिस में सारे के सारे प्लांट्स, फंजाई एंड सो। तो जब हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस, लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज या सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है। तो मेंबर ऑफ ए स्पीशीज हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, जबकि किंगडम के केस में लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, किंगडम हाईली कॉम्प्लेक्स, स्पीशीज सिंपलेस्ट। अब ह्यूमन बींग्स का एक बार हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमी, छोटे से शुरू करते हैं। नाम क्या है साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। तो स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस हो गई। जीनस क्या हो गया, होमो। तो इन दो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फैमिली, फैमिली क्या होती है, होमिनिडी। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको यहाँ पे, एई, फैमिली नेम एंड्स विद एई। ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मेमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, किंगडम एनिमिलिया एंड डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं ना। कॉल रूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसके बेसिस पे 3 डोमेन, तो उसी में से यूकैरिया इज वन। तो ये टैक्सोनॉमी है ह्यूमन बींग्स की। कोई कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड तो बताइए, प्लीज बताइए बच्चों। अब देखिए, मैंने सोचा कि चैप्टर को थोड़ा अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए, तो आपको ये क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो देखिए एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हमने बात करी स्पीशीज की, तो टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीशीज। वन स्पीशीज शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मैंजिफेरा इंडिका, इसको मैंगो कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, ये दोनों प्लांट हो गए, एंड पैंथेरा लियो लायन की बात होगी। अब तीनों के तीनों नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये स्पीशीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पहला जो वर्ड है मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये जीनस है। तो जीनस एंड स्पीशीज दो पार्ट हो गए। अब जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज, तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। पैंथेरा का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है ना। इसी तरह सोलेनम में सोलेनम नेग्रम एंड मेलेनो मेलोनोजेना आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियंस हमने एग्जांपल देखा अभी। उसके बाद जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विद मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू अदर्स, ये पैंथर का एग्जांपल यहाँ पे हो गया। पार्डस, लियो एंड टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स। उसके बाद आ जाता है फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, नंबर जो है सिमिलरिटीज की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। हमने इसमें भी वही एग्जांपल लिया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। फैमिली कौन सी होगी? सोलेनेसी। ऑर्डर में assemblage of families, few similar characters। कन्वोलेसी, सोलेनेसी किसमें? पोलिनोमोनेल्स में हमने देख लिया था, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उसके बाद क्लास थी, अगला टेक्सोन, रिलेटेड ऑर्डर्स, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला और गिबोन आ जाते हैं, ये सारे के सारे मैमल्स में रख देते हैं। तो आप देख रहे हो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। फाइलम बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होरो नाउ कोड, तो ये सारे के सारे फाइलम कोड डेटा में आ गए। और हाईएस्ट किंगडम। तो अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ एडवांस बातें करेंगे, लेकिन तब तक आप मुझे इन चीजों की क्लैरिटी देंगे कि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या आप लोगों के दिमाग में नहीं है। नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसका भी आपको आइडिया दूंगा। ये तीनों के तीनों, ये बल्कि चारों के चारों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का मैंने बता दिया था, मैं इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ये चारों के चारों आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई इफ बट ना हो। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम बायोलॉजिकल नेम हो गया, तो आधा काम तो यही हो गया, जीनस ये हो गया, स्पीशीज ये होगी। एनसीईआरटी का है ये सारा का सारा। फैमिली पोएसी मोनोकोट्स में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ह्यूमन बींग्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया, फाइलम कोर्डेटा है। ये चारों के चारों आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या कहा था, सिर्फ प्लांट के केस में एक वर्ड आता है, बाकी सब में दूसरा आता है, ठीक है। इसके केस में क्या आता है? ऑफ, बाकी सब में फोर, ठीक है। nomenclature is governed by certain universal rules which one of the following is contrary to the rules of nomenclature, कि कौन सा उसमें contradiction cause करता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड जीनस नेम एंड सेकंड स्पीशीज एपिथेट, ठीक है। नेम लैटिन से डिराइव किए गए, इटैलिक में लिखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। व्हेन दे आर हैंड रिटन, अंडरलाइन करते हैं, और प्रिंटिंग में इटैलिक्स में लिखेंगे। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अब 90% बच्चे क्या करेंगे, और बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, वेंजीफेरा इंडिका कर देंगे तड़ाक से, है ना। कुछ थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, और साइंटिस्ट का नाम भी लिखा होता है, तो क्या करेंगे, कार्लिन, ये कर देंगे। दोनों गलत हो गए, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब आप ये मत सोच रहे कैपिटल है, ये ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है। तो जीनस, स्पीशीज एपिथेट एंड नेम ऑफ ऑथर।
अब कुछ समझ आया? कुछ चीजें समझ आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? नए नए बच्चे आए हैं 11th क्लास में, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो ये मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो। तो पहले पार्ट में हमने बात कर ली थी बेसिक्स की, है ना? अब सेकंड पार्ट में हमने बात करी टैक्सोनॉमी की। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? एक वर्ड और आएगा अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आप ये मत सोचना मैंने आपको बताया नहीं है। क्लैडेस्टिक्स आपको बताऊंगा, कुछ और चीजें टैक्सोनॉमी से रिलेटेड डिटेल में बताऊंगा। बट बेटा हमेशा याद रखना, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जाते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। आप अभी नए नए हैं, अगर आपको ओवरबर्डन कर दिया जाएगा तो आप सोचोगे कि अरे ये तो पता नहीं बहुत बड़ी चीज है, नीट तो मतलब बहुत डिफिकल्ट सा टास्क आपको फील होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक आप चलेंगे, आप इजिली चीजों को अचीव कर पाएंगे। मेरे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कैसे उसने नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर किए, एंड आप फील करोगे कि हम भी कर पाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े नामों के साथ नहीं जाना, सो कॉल्ड कि भाई उसने जो बता दिया वही सब कुछ है। आपके लिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसका तरीका मैं बताऊंगा। कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे एनसीईआरटी में चीजें डिस्कस की जाती है। ठीक है बच्चों? तो अब थर्ड पार्ट में हम बातें करेंगे कुछ डिटेल्स टैक्सोनॉमी की, और टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जिनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं।